तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का ये 20वां मॉक टेस्ट है। ये मॉक टेस्ट 80 प्रश्नों का है जो पूर्णतः बिहार एसएससी पैटर्न पे आधारित है। देखो, हम लोग अभी तक यूनिक पब्लिकेशन का मॉक टेस्ट कर रहे थे जो आज कंप्लीट होता है। कल से हम लोग जो रुक्मणी का है, प्लेटफॉर्म का है, उसका हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दो बातें। एक खास लाइन आप सबको समर्पित। दूसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा जिसमें वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है। आज का पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो देखो, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो जो लाला लाजपत राय थे वो असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? देखो, होम रूल लीग की स्थापना जो हुआ है 1913 में किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध डैश ईस्वी में हुआ था? तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। किसके किसके बीच? तो अंग्रेजी हुकूमत उस समय कौन थे? हेक्टर मुनरो, और इधर 3 लोगों की कंबाइंड सेना थी। कौन? तो मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला। ठीक है, अगला प्रश्न है, मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुआ को किसने बनवाया था? तो पाटलिपुत्र को किसने बनवाया था? ये मौर्य सम्राट ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, पटना शहर का पूर्व नाम क्या था? तो देखो, पटना शहर का जो पूर्व नाम था वो क्या था? वो पाटलिपुत्र था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो जो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है? तो पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? ये लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, 1857 का प्रथम स्वतंत्र युद्ध में जिस रानी ने सक्रिय भूमिका निभाई एवं दिवंगत हो गई वह कौन थी? तो वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रवर्तक है? तो जैन धर्म का प्रवर्तक कौन? तो महावीर थे। चलो, अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा के संस्थापक थे? तो हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। अगला प्रश्न है, स्तंभ 1 के साथ स्तंभ 2 को सुमेलित कीजिए एवं अपने सही उत्तर को निम्न कूटों में से चुनिए। देखो, ये स्तंभ 1 है, स्तंभ 2 है, इसको मिलान करना है। तो चलो, सत्य शोधक समाज कौन है? तो ज्योतिबा फुले। राधा स्वामी सत्संग तो शिवदयाल। बात करें प्रार्थना समाज तो कौन है? आत्मारंग पांडुरंग। यंग बंगाल का बात करें तो हेनरी विवियन डेरोजियो। चलो, क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। कौन है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न बौद्धिक स्थलों में से किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है? किसमें है? तो ये अजंता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों की विवेचना कीजिए। तो देखो, अभिकथन एक क्या कह रहा है? अशोक 269 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में विजयी हुए। नहीं, ये गलत नहीं है। देखो, 269 नहीं, कब? 261। 269 में क्या था? 269 में वो आया था शासन में। ठीक है। दूसरा कारण आर क्या कह रहा है? कलिंग वासियों की दुर्दशा ने उन्हें बहुत उदास किया। हाँ, ये बात सही है। देखो, ये बात सही है। जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? वो 261 में, 269 में नहीं, 261 में हुआ था। और कलिंग वासियों की दुर्दशा ने उन्हें बहुत उदास किया था। ये बात सही है। तो क्या हो जाएगा? कथन अभिकथन ए गलत है, कारण आर सही है। तो ए गलत है, आर सही है। किसमें? ऑप्शन डी। देखो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था? तो जो पहला धर्म प्रचार था वो कहाँ था? वो सारनाथ में किए थे। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1664 में हुआ था। अगर बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की तो वो 1600 में। अगला प्रश्न है, किसने घोषणा की थी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारियाँ डैश की कहानियों का वर्णन है? किसका वर्णन है?
तो ये जातक कथा का। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का पोत शहर कौन सा था या कौन था? तो जो पोत शहर था वो कौन था? वो लोथल था। अगला प्रश्न है कवि कालिदास डैश के दरबारी कवि थे, किसके? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो देश के दक्षिणी अर्ध में उष्ण जलवायु होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न से कौन राजस्थान का मरु जिला नहीं है? देखो मरु जिला का मतलब मरुस्थल जिला नहीं है। तो देखो एक कोटा जो है ये मरुस्थलीय जिला नहीं है। यहाँ पे क्या होता है इंजीनियरिंग और मेडिकल का प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे आकाश, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। चलो अगला प्रश्न है भारत एक धनी देश है किंतु गरीब लोग यहाँ निवास करते हैं, इस कथन का तात्पर्य है? इस कथन का क्या तात्पर्य है? देखो देश में भरपूर एवं सुविस्तृत साधन है किंतु उनके ठीक ठीक प्रयोग नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए एवं निम्न में दिए गए कूटों से सही उत्तर को चुनिए। स्तंभ 1 है, स्तंभ 2 है। देखो नदी, नदी क्या है? तो आप सब सुने होंगे भीमा नदी, ठीक है। पठार कौन सा है? तो पठार हदौती है। अब बात करें पशु विहार की, तो पशु विहार कौन सा है? तो पशु विहार है सिरिस्का। और खनन, तो खनन कहाँ पे? सिंगौली। देखो क्या हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप के द्वीप समूहों के बनने का कारण है, क्या कारण है? तो समुद्री चट्टान निर्माण, समुद्री चट्टान का निर्माण, ठीक है, लक्षद्वीप समूह के बनने का कारण है। चलो अगला प्रश्न है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक पर से होकर नहीं गुजरती है? तो देखो गमछा झाड़ मित्र पे ये सब आप लोग याद है। तो देखो उसमें क्या है? देखो उड़ीसा, उड़ीसा देखो यहाँ पे उड़ीसा नहीं, बाद बाकी गुजरात, देखो ये गुजरात है, गुजरात से गुजरती है। त्रिपुरा यहाँ पे है, बिल्कुल त्रिपुरा है। चलो पश्चिम बंगाल भी है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो पश्चिम बंगाल है। उसके बाद बच गया इधर आपका मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, इधर छत्तीसगढ़ भी हो गया, इधर झारखंड भी हो गया, ठीक है। ये सब सारे राज्य से गुजरती है, तो किससे? उड़ीसा से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश का जो संयुक्त परियोजना है वो कौन सा है? वो गंडक। मैं बात करूँ कोसी की, तो कोसी बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना की बात करें तो ये क्या है? पश्चिम बंगाल और झारखंड का है। भाखड़ा नंगल का बात करें, भाखड़ा नांगल का, तो ये किसका है? पंजाब और हरियाणा का संयुक्त परियोजना है। चलो अगला प्रश्न है अति उपजाऊ भूमि किस राज्य में है? तो अति उपजाऊ भूमि किस राज्य में है? तो ये पंजाब में है। आप लोग सुनते होंगे कि पंजाब क्या धान काटने गया है, रोपनी करने जाता है था लोग पुरन का। चलो अगला प्रश्न है तमिलनाडु में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो तमिलनाडु में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है? वो डोडा बेटा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत के बृहत्तम जलोढ़ समतल है, तो कौन सा है? यह है उत्तर प्रदेश। 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है वो कौन सा राज्य है? वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है थार मरुभूमि है, थार देख लो, ये थार जो मरुभूमि है, थार रेगिस्तान, ये कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है टीन खनिज का भंडार किस राज्य में है? टीन का भंडार जो सबसे ज़्यादा है वो किस में है? तो झारखंड में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना ही हटाया जा सकता है? किसको? तो कौन है? किसी राज्य के राज्यपाल को बिना महाभियोग के ही हटाया जा सकता है। क्यों? तो राज्यपाल किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अगला प्रश्न है भारत का संविधान देश को डैश के रूप में व्यक्त करता है, किसके रूप में? तो राज्यों के एक संघ के रूप में व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो भारतीय संप्रदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो बात करें लोकसभा में तो कितने? 2, और राज्यसभा में तो कितने? 12। चलो एंग्लो समुदाय ये क्या होता है? देखो अब ऐसे भारतीय जो क्या थे? पहले अंग्रेज थे। एंग्लो समुदाय हो गया या एंग्लो इंडियन हो गया, ऐसे भारतीय जो पहले अंग्रेज थे, ठीक है। अगला प्रश्न है किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है तो इस गतिरोध का हल किया जाता है,
किसके द्वारा? देखो, दोनों सदनों में एक संयुक्त बैठक द्वारा। जब भी ऐसा गतिरोध होता है लोकसभा और राज्यसभा को एक संयुक्त बैठक बुला के, कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। और अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। चलो अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं तो कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष महोदय। चलो अगला प्रश्न है, एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो कितने? ये 20 होते हैं, 20 पूछे जा सकते हैं। तो अच्छा, तारांकित प्रश्न कौन होते हैं? वैसे प्रश्न जिसका उत्तर मौखिक रूप से देना होता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों कार्यालय शून्य है तो उनके कार्यों को कौन संपन्न करते हैं? देखो, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं हैं तो उनके कार्य को कौन करेंगे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो एज ए राष्ट्रपति वर्क करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भारत के संचय में अधिक प्रदान करता है? वो कौन सा क्षेत्र है? तो पारिवारिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, अधिकतम विदेशी विनिमय का उपार्जन डैश का निर्यात द्वारा हुआ है? किसके निर्यात द्वारा? ये रत्न एवं जवाहरात के निर्यात द्वारा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थनीति पद का अर्थ है? देखो, मिश्रित अर्थनीति इसका मतलब क्या है? जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां और सरकारी दोनों काम कर रही है, यही मिश्रित अर्थनीति है। तो क्या होगा? भारी एवं कुटीर उद्योग के सह अस्तित्व नहीं, प्रतिवेशी देशों की सहायता प्रदान करना नहीं, औद्योगिक विकास में विदेशों के साथ नहीं। होगा क्या? इनमें से कोई नहीं। देखो, जहाँ भी रहेगा सरकारी और गवर्नमेंट दोनों लोग मिल के काम करेंगे तो इसका मतलब है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, सिंपल भाषा में। अगला प्रश्न है, व्यापार का संतुलन पद का संदर्भ है? देखो, व्यापार का संतुलन यानी आप जितना आयात कर रहे हो उतना निर्यात कर दोगे तो क्या हो जाएगा? व्यापार संतुलन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जब भुगतानों का संतुलन स्थिति एक लंबी अवधि तक गंभीर होती है तब भारत को बलपूर्वक करना पड़ता है क्या? आयातों पर रोक लगाना पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, समस्त आपूर्ति की तुलना में समस्त मांग में अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप कीमतों के समान स्तर में नियमित वृद्धि कहलाती है? क्या कहलाती है? तो मांग तन मूल्य वृद्धि। अगला प्रश्न है, बजट में आर्थिक घाटा का तात्पर्य है? क्या है? राजस्व घाटा एवं सरकार के शुद्ध ऋण। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द जाल में रैम का संदर्भ है? तो रैम का संदर्भ किससे है? यह है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में भूमि से गोल पोस्ट के बार की ऊंचाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? ये 8 फीट का होता है। चलो अगला प्रश्न है, चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? तो यह है क्रिकेट। अगर जो लोग क्रिकेट प्रेमी हैं उनको कुलदीप यादव नाम याद होगा और क्या है? चाइना मैन है। चलो अगला प्रश्न है, प्रकाशिकी में यू भी एवं एफ के बीच संबंध है? कैसा संबंध है? देखो, एक होता है 1/f = 1/u + 1/v। क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रत्येक 10 ओम मान के 2 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा जाए या समांतर में जोड़े जाने से संयोजन का प्रभावी मान क्या होगा? देखो, 2 प्रतिरोध को क्या है? समांतर क्रम में जोड़ना है, मतलब ऐसे जोड़ना है। ठीक है, कितना है? 10-10 ओम का है, ये दोनों 10-10 ओम का है। तो क्या होगा? जो इसका पूछ रहा प्रभावी मान क्या होगा? देखो, 2 समांतर में जोड़ने का मतलब क्या है? वो 1/10 जोड़ 1/10, यही हुआ ना। तो दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या रहेगा? 10 ही रहेगा और ऊपर कितना हो जाएगा? 2। 2/10 का मतलब क्या हुआ? 1/5। अब जब इसको उलट दोगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको उलट दो तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यही क्या होगा? प्रभावी मान या समतुल्य प्रतिरोध। चलो अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश के फोकस हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो देखो, सूर्य प्रकाश के फोकस हेतु किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय नियतांक जी का मान है? जी का मान क्या होता है? 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केपलर के ग्रहीय गति का प्रथम नियम के अनुसार ग्रह की गति होती है। देखो ग्रह की गति कैसा होता है, तो यह होता है दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। देखो प्रकाश तरंग वेव थ्योरी को प्रतिपादित किसने किया था, तो ये हाइगेंस ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। देखो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो है दूरी की। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा प्रक्षिप्त उपग्रह है, तो कौन सा उपग्रह है, ये है आर्यभट्ट। ठीक है, देख लो यही आर्यभट्ट उपग्रह है जिसको हम लोग बैलगाड़ी से छोड़ने ले गए थे। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक बनाने हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का यूज़ करते हैं, तो हम लोग इस्पात का यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है, वाट बराबर वोल्ट गुने डैश। वाट बराबर वोल्ट गुने क्या होता है, वोल्ट गुने एम्पियर। अगला प्रश्न है, आसमान नीला दिखता है, कारण है। किसके कारण आसमान नीला दिखता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, चंद्रग्रहण होता है जब क्या होता है, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आती है। अगला प्रश्न है, टेप रिकॉर्डर में टेप पर शब्द को रिकॉर्डिंग किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। परिवर्ती नहीं होगा, परिवर्ती होगा यहाँ पे, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। अगला प्रश्न है, रीड बिना नलिका वाद्य है, तो क्या हो जाएगा, ये बांसुरी। रीड बिना नलिका वाद्य है, देखते हो ना बांसुरी में छेद कर करके उसके क्या बनाते हैं, बांसुरी बनाते हैं ना, किसी बम्बू में छेद कर करके। चलो अगला प्रश्न है, बेकेलाइट डैश से उपलब्ध किया जाता है। बेकेलाइट किससे उपलब्ध किया जाता है, तो ये फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड से। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या है, तो सबको पता है हाइड्रोजन की द्रव्यमान कितना होता है, तो ये 1 होता है। चलो अगला प्रश्न है, सोडा वाटर की प्रस्तुति में कौन सा गैस का प्रयोग होता है, तो जो सोडा वाटर का प्रस्तुति में किस गैस का, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देता है, तो कौन देता है, ये एसीटोन देता है। अगला प्रश्न है, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में C की ऑक्सीकरण संख्या है। चलो मैं बताया था लेकिन मैं फिर आज बता रहा हूँ। देखो H2 हाइड्रोजन का क्या है, तो कितना पहली कक्षा में कितना भरेगा, 2, दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 8, तीसरी में 8, चौथी में 18। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है, यानी 1 होगा तो 1 दे भी सकता है ले भी सकता है। ठीक है, पूरा करने के लिए अपना जो अपने मतलब सीरीज को पूरा करने के लिए या स्टेबल होने के लिए कितना, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है, 1 दे देगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस कार्बन का निकालना है तो हम X मान लेंगे। ठीक है, प्लस O4 का कितना, O का कितना होता है, 8 होता है, यानी पहले में तो 2 भर दिया, बचा कितना, अब बचा कितना, 6, यानी दूसरे में क्या होगा, दूसरे में तो 6 भरेगा। ठीक है, और 2 लेना आसान है, 6 देने से डोनेट करने से अच्छा क्या है, 2 ले दूसरे से, 2 ले यानी क्या हो जाएगा, -2 गुना क्या है, ऑक्सीजन कितना है, तो 4 है, तो 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पे कार्बन 2 है तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ, ये हो गया 2, ये हो गया 2x, ये हो गया -8 प्लस 2x। ठीक है, यही हो गया, प्लस का 2 हो गया। अब देखो प्लस का 2 है, माइनस का 8 है, ये दोनों को अगर एक तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखो चलो मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, माइनस का 6 बराबर कितना हो गया, 2x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3, यहाँ पे माइनस डाल लेना। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या, -3। अगला प्रश्न है, सॉरी -3 नहीं होगा, देखो -6 प्लस 2x बराबर 0, तो ठीक है, अगर -6 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और 2 से कटा देंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, तांबा का शत्रु कौन सा तत्व है, तो देखो तांबा का शत्रु क्या होता है, तो
गंधक होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन एवं हाइड्रोजन को छोड़कर पीरिडीन में होता है। पीरिडीन में क्या होता है? तो पीरिडीन में होता है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस इस्पात डैश का एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील किसका? इस्पात, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, ब्रोमीन जल को रंगहीन करने वाला यौगिक है। तो जो ब्रोमीन जल को रंगहीन करता है वो यौगिक कौन सा है? वो है एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा है? तो यह है उदासीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण तत्व है? तो जो संक्रमण तत्व है वो क्या है? वो है तांबा। अगला प्रश्न है, देखो समावयव, देखो इसका इन का क्या है? परमाणु भार कितना है? तो 14 है। और परमाणु संख्या कितना है? 7 है। में होते हैं, क्या होते हैं? अब बताओ। सबसे पहले तो क्या है? परमाणु भार में से परमाणु संख्या इसमें से इसमें घटा देगा तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो 14 में से 7 घटाओगे, न्यूट्रॉन तो हो जाएगा 7 न्यूट्रॉन। अब बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर एटॉमिक नंबर, यानी जितना उसका परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उतना ही प्रोटॉन हो जाएगा। तो इसका परमाणु संख्या कितना है? 7 है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 7 प्रोटॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। चलो बता रहा हूँ, सबको मैं हटा दिया, फिर से बता रहा हूँ। देखो ये है परमाणु भार, ठीक है, और यह है परमाणु संख्या। जब भी परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटा दोगे क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो 7 14 में से 7 घटाओगे, 7 न्यूट्रॉन हो गया। अब प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। तो क्या हो गया? 7 है तीनों, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, परमाणुविक संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन के परमाणु के नाभिक में होते हैं। बताओ 35 में से 17 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? 18 न्यूट्रॉन। मैं अभी बताया था। चलो अगला, जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है। जल विश्लेषण पर स्टार्च क्या देता है? तो फ्रुक्टोज देता है। देखो जो हम लोग का मॉक टेस्ट 19 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो कौन सी गैस? ये सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण प्रदूषित गैस मानी जाती है। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप लोग कमेंट करके बताना, किण्वन प्रक्रिया में निम्न में से कौन सहायता करता है? किण्वन प्रक्रिया में निम्न में से कौन सहायता करता है? ठीक है, आप लोग आंसर कमेंट करके बताओ। आज के लिए इतना ही। हम लोग टोटल 80+ मॉक टेस्ट करने वाले हैं। आप लोग चैनल को विजिट करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।